हेलो बच्चों। अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मात्पे फलान्यपि प्रार्थार्य वृक्षः सत्पुरुषा एव। बड़े वृक्ष दूसरों को छाया तो देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे उसे दूसरों को ही देते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं लेसन को। कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज यह एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। आपको ये जो फोटो दिखाई दे रही है इसमें जो नीली साड़ी में महिला दिखाई दे रही है, आप अनुमान लगा सकते हैं वह कौन है। वह है विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा और उनके पास जो चश्मा पहने हुए व्यक्ति हैं वह कौन हो सकते हैं, सोचिए। डॉक्टर रघु। और उनके साथ जो पीले कुर्ते में व्यक्ति हैं वो हैं मनीराम चाचा। और बाकी आप यहाँ पर बच्चों को देख पा रहे हैं, पेड़ देख पा रहे हैं और आसपास के पेड़ पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर रघु कौन है? डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं, जहाँ पर रिसर्च होती है अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर। वहाँ पर वो एक साइंटिस्ट हैं। और मनीराम चाचा जो है विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं? जो हमारे गांव में, मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति जो उम्र दराज होते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है और जिनका समाज में कुछ न कुछ बढ़िया योगदान रहता है। तो मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर मनीराम चाचा कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियाँ निकाल रहे हैं और बच्चे देखेंगे अगर आप ध्यान से तो बड़े हैरान होकर उन्हें देख रहे हैं। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण है। अब जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है प्रकृति को ध्यान से देखने में बिताया होता है, तो उनको बहुत सारी बातों का ज्ञान होता है। और इसी प्रकार मनीराम चाचा जी जो हैं वो भी अलग अलग पक्षियों की जो है आवाज़ निकाल सकते हैं और अलग अलग पौधों और जंतुओं की पहचान भी उनको है। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। अब जो हमारी विज्ञान की शिक्षिका हैं वो बच्चों को यहाँ प्रकृति में, पार्क में क्यों लेके आई है सैर के लिए? शिक्षिका का उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, शिक्षिका जो है वो चाहती है कि बच्चे जो है प्रकृति के करीब जाएं, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनके में क्या समानता है, क्या अंतर है, उनको नोट करें। जो अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, कौन से फूलों वाले हैं, कौन से चौड़े पत्ते वाले हैं, किन पर बीज आए हुए हैं, उनको अच्छे से ध्यान से उनका उनका ऑब्जर्वेशन करें, अवलोकन करें। और उनके आसपास जो विविधता है, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे वो जो देख रहे हैं उसको वो अनुभव करें। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया। परामर्श का मतलब क्या होता है? सलाह देना। तो उन्होंने कहा कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। नोटबुक और पेन, अगर उन्होंने अपने आसपास कोई भी ऐसी अनोखी चीज़ या कोई भी ऐसी बात जो उन्हें पहले पता नहीं थी, अगर वो पता चलती है तो उसको नोटबुक में साथ के साथ लिख लें, ताकि वो बाद में उसको दोहरा सकें। क्योंकि कई बार हम अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, अनुभव करते हैं और बाद में उनको भूल जाते हैं। तो इसीलिए उनको अपना नोटबुक में अपना लिख लें। और पानी की बोतल, अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हो सकता है कि पानी की उपलब्धता हो ना हो, तो अपना, क्योंकि पानी हमारी बेसिक नेसेसिटी है, हमारी मूलभूत आवश्यकता है, तो अपना पानी जो है, अपनी पानी की बोतल साथ में लेके चलें।
जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना प्रारंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान यानी कि पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं, यानी कि आसपास से किस प्रकार की स्मेल आ रही है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी बातों को तो हम स्मेल करके ही बता देते हैं। जैसे ही घर में एंटर करें, हम जैसे ही हमारे घर के अंदर आते हैं तो रसोई में अगर कुछ बन रहा हो तो हम भोजन की जो गंध है उसी से बता सकते हैं कि किस प्रकार का भोजन बन रहा है। तो इसी प्रकार से हम जो है गंध के को महसूस करके बता सकते हैं कि पार्क में आसपास ये कौन से फूल की गंध है, कौन सा पौधा आसपास हो सकता है। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप कहीं भी पार्क में, कहीं भी वन में या कहीं भी भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जा रहे हैं तो जो भी आपको रास्ते में या आसपास जीव जंतु मिले, आपको उनको तंग नहीं करना होता है। आपको उनको उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करते हुए वहाँ पर आपको अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुनें, क्योंकि सभी जंतुओं की जो ध्वनि होती है वो अलग अलग होती है और हम ध्वनि के अनुसार ही बहुत सारे जीव जंतुओं को पहचान लेते हैं। अगर हमें आसपास के पार्क में, बाग में, वन में पक्षी दिखाई भी ना दे तो हम केवल उनके जो उनकी ध्वनि है उनसे भी उनको पहचान लेते हैं, क्योंकि तोते की ध्वनि मोर से अलग होती है, मोर की जो ध्वनि होती है वो मुर्गे से अलग होती है। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। अवलोकन का मतलब देखते हैं। ध्यान से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, ध्यान से जब अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं, नोट करते हैं, उसको हम कहते हैं अवलोकन और इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं। अंकित का मतलब लिखते हैं। जो जो वो अपने आसपास देख रहे हैं, उन्होंने बंदर को देखा, उन्होंने मोर देखा, तो वो साथ के साथ जो है वो उसमें लिख भी रहे हैं अपनी नोटबुक में, ताकि वो बाद में अगर स्कूल में इस बारे में चर्चा करनी पड़े तो उनको वो सारी चीज़ें याद हों, लिखी हुई हों। और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा भी करते हैं। अब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों को पता नहीं होती हैं। कोई उन्होंने पौधा ऐसा देख लिया, अब जिसका नाम बच्चों को पता नहीं है, तो वो उनसे पूछ रहे हैं डॉक्टर रघु से, मनीराम चाचा जी से। और आसपास ऐसे जीव जंतु भी हो सकते हैं जिनके बारे में बच्चों को पता ना हो, जिनके नाम बच्चों को पता ना हो। कई जानवर ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पक्षी पहली बार देख रहे, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं। तो वो, क्योंकि डॉक्टर रघु और मनराम चाचा जी गए ही उनके साथ इसलिए हैं ताकि वो बच्चों को अच्छे से गाइड कर दें। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव, कलरव का मतलब उनकी आवाज़, उनकी जो चहचहाट है, जो वो बोल रहे हैं, उसको सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट होती है और आपको पता है इस बात का। हम अपने आसपास अलग अलग पक्षियों की आवाज़ें, ध्वनियाँ सुनते हैं। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। अब ये शब्द बार बार आपके विज्ञान में आता है, विविधता। विविधता का मतलब अनेकता, अलग अलग। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। अनुरोध का मतलब है रिक्वेस्ट करना, किसी से प्रार्थना करना। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है ना बच्चों को कुछ पक्षियों की आवाज़ें निकाल के दिखाएं। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं और उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनकी खासियत यही होती है कि बड़े जो करते हैं तो बच्चे भी उनकी नकल करते हैं साथ के साथ। तो क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान, विद्यमान का मतलब उपस्थित, अपने आसपास जो विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकनों को अपने मित्र और शिक्षक के साथ साझा कीजिए। साझा का मतलब होता है शेयर करना, यानी कि उनसे इस बारे में बात कीजिए। आपके जो अनुभव है उनको बताइए, उनके जो अनुभव है वो आप सुनिए, उन पर चर्चा कीजिए। हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता। क्रियाकलाप 2.1, आइए खोजें और अंकित करें। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में
प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। अब देखिए बातें बिल्कुल ये आपके लेसन में बिल्कुल आसान हैं। हमारे बिल्कुल दैनिक जीवन में हम सब ये सब करते हैं। बस हमारे ये जो विज्ञान का पाठ है इसके अंदर थोड़ा-सा शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब उपवन क्या होता है? तो उपवन कोई छोटा बाग बगीचा, उसको हम उपवन कह देते हैं। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें, ध्यान से देखें। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा या तेज हवा इत्यादि भी अंकित करें। इत्यादि का मतलब इसी तरह और चीज़ों को भी अंकित करें, यानी कि आपके अभी फ़िलहाल जो है आपके क्षेत्र में मौसम कैसा है, ठंड ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है, हवाएं कितनी तेज़ चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, सूरज निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, आसमान में बादल हैं या नहीं हैं, इन सभी चीज़ों को भी आप साथ के साथ नोट करें और अपनी नोटबुक में लिखें। आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक भी बना सकते हैं। यानी कि अगर आप कहीं पर किसी भी पार्क में सैर कर रहे हैं, किसी बाग में सैर कर रहे हैं या किसी वन में गए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जो पौधों के सूखे हुए फूल हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, उनको आप अपनी किसी नोटबुक के अंदर चिपका सकते हैं। इससे आपका एक कलेक्शन बन जाएगा। इससे आप ये भी जान पाएंगे कि किस जगह पर किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और किस प्रकार के पौधों के और पेड़ों के किस प्रकार के फूल होते हैं। प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ न करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती न तोड़ें। अब देखिए उपवन के लिए अब दोबारा क्या वर्ड आ गया है, उद्यान। तो ये कुछ नहीं है, बिल्कुल ही साधारण बातचीत हो रही है इस पाठ में आपके साथ। बस थोड़ा सा एक दो हिंदी के जो शब्द कठिन आ जाते हैं उससे हमारी पाठ में रुचि कम हो जाती है बस। अभी हमने उपवन पढ़ा, उद्यान पढ़ा, पार्क पढ़ा, तो बात तो वही है जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हों, ऐसी किसी जगह की बात कर रहे हैं हम। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियों, फूलों और किसी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकनों को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। अब यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है, ये जिसको हम इंग्लिश में टेबल कह देते हैं और हिंदी में इसको हम तालिका कहते हैं। ये तालिका 2.1 जिसमें बहुत सारी आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचकर हमने डब्बे बना रखे हैं और जो भी हमारी जानकारी है वो हमने जो ऊपर मेन हेडिंग्स दे रखी हैं उसके हिसाब से हम जो है इन डब्बों के अंदर अपनी जो भी जानकारी है उसको फिल करते हैं। तो हमें दो एग्जाम्पल तो यहाँ पर करके ही दिखा रखे हैं। इससे पहले हम जो है ये चित्र देख लेते हैं। चित्र 2.1 ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आपको एक पौधा दिखाई दे रहा है कै, जहाँ पर लिखा हुआ है घास। उसके बाद आप देखिए पौधा खे, जहाँ पर लिखा हुआ है तुलसी, और फिर है गै, गुड़हल। तो मुझे लगता है कि आपने ये तीनों ही पौधे देखे होंगे आपके क्षेत्र में, क्योंकि घास तो लगभग हर जगह ही पाया जाता है और तुलसी भी एक ऐसा पौधा है जो लगभग हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इसे लगभग हर तीसरे चौथे घर में तुलसी का पौधा होता है। और गुड़हल का जो पौधा होता है वो हमारे स्कूलों के जो पार्क होते हैं वहाँ पर लगाया जाता है और इसकी हम दूर से इसको पहचान लेते हैं। विशेष तौर पर इसका लाल रंग का फूल होता है और बीच में से एक बहुत लंबी सी डंडी सी निकल रही होती है, तो हम दूर से इसको पहचान सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए टेबल में हमें करना क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो घास देखा बच्चों ने, तो उसको घास को स्थानीय नाम क्या है उस घास का वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। अब विज्ञान में जो पेड़ पौधों के नाम होते हैं वो अलग होते हैं और स्थानीय नाम का मतलब वहाँ के लोग उन पेड़ पौधों को किस नाम से बुलाते हैं वो उनका स्थानीय नाम होता है। समझ गए? जैसे किसी एक चीज़ का अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हो सकता है, तो क्षेत्र के हिसाब से पेड़ पौधों के नाम जो है भाषा के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो आपने वहाँ पर जहाँ पर आप गए हैं वहाँ पर उस घास को किस नाम से पुकारा जाता है वो स्थानीय नाम आपने लिखना है। फिर आपने देखना है कि जो पौधा है आपका वो उसका जो तना है, भूमि से ऊपर का जो हिस्सा है, जो मेन डंडी होती है, ये वाला, अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
ये जो आपको बीच में मेन जो डंडी दिखाई दे रही है पौधे की, ये है आपका तना जिसमें से पत्तियां निकल रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि तना कैसा है, बहुत मोटा है या पतला है, सख्त है या फिर कोमल है, हरा है या फिर भूरे रंग का है। तो वो आपने जो है यहाँ पर देखकर इस तालिका के अंदर भरना है। और हमने देखा कि जो हमने घास देखा है उसका तना कोमल और पतला है, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद है हम लिखेंगे पत्तों की आकृति या अभिविन्यास। तो यहाँ पर जो है हमने ये देखना है कि जो पत्ते हैं वो कैसे हैं, उनकी आकृति कैसी है। पत्ते बहुत लंबे हैं, बहुत छोटे हैं, वो हमें यहाँ पर देखना है। और पत्ते जो है वो तने में से किस प्रकार से निकले, अगर ध्यान देंगे तो ये जो है ना अल्टरनेट तरीके से ये पत्ते निकल रहे हैं, यानी कि पहले एक इधर से, फिर दूसरा उधर से, फिर इधर से, फिर दूसरा उधर से, इस तरह से ये पत्ते निकल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कि तने के जो विभिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से, अल्टरनेट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, एकांतरी रूप से पत्ता निकलता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमारा जो पौधा है उसमें किसी प्रकार का फूल है, तो फूल नहीं है, तो हमने वहाँ पर नहीं, हम नहीं लिख सकते हैं, उसको खाली छोड़ सकते हैं। कोई अन्य अवलोकन या विशेषता, हम उस पौधे के बारे में अगर हमने कुछ अन्य विशेष रूप से नोट किया है तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि सारे ही पत्ते हरे हैं इसके, तो वो हमने लिख दिया। इस प्रकार से तुलसी का जो अगला चित्र है तुलसी का, वहाँ पर भी हमने देखा कि तुलसी जो है उसका तना कैसा है। तो यहाँ पर वैसे चित्र में तो तना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अपने आपके घर के आसपास अगर कहीं भी तुलसी का पौधा हो तो आप देख के उसको समझ सकते हैं कि तुलसी का पौधा थोड़ा हाइट में छोटा होता है और उसका तना जो होता है वो थोड़ा थोड़ा सा कठोर होता है, घास की बजाय थोड़ा सा कठोर होता है और पतला होता है। और पत्तों की जो आकृतियाँ हैं वो आप देख सकते हैं कि आमने सामने हैं, पत्ते जो है ना आमने सामने हैं। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद है फूल कैसे होते हैं। तो तुलसी के जो फूल आते हैं छोटे छोटे फूल होते हैं तुलसी के, गुलाबी और बैंगनी कलर के फूल होते हैं। और कोई अन्य अवलोकन में यहाँ पर कुछ खास और बात नहीं है, तो फिर यहाँ पर हमने इसको डब्बे को खाली छोड़ दिया। अब ऐसे ही गुड़हल जो है, गुड़हल का जो पौधा होता है उसकी हाइट तुलसी से थोड़ी ज़्यादा होती है, पेड़ से थोड़ी कम होती है। और ना तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि हाइट बहुत कम होती है या फिर या इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। हाइट का मतलब ऊंचाई, ये मीडियम हाइट का होता है, मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है। और इसका जो तना होता है वो कठोर होता है। और इसकी जो पत्तियों की आकृति होती है वो यहाँ पर ये खाली छोड़ा हुआ, आपने देख के लिखना है कि इसकी पत्ते कैसे हैं। थोड़े नोकदार से पत्ते होते हैं इसके। इसका फूल आपको दिखाई दे ही रहा है, लाल रंग का है। और अन्य कोई विशेषता अगर बताएं तो इसके फूल की विशेषता होती है, ये दूर से पहचान में आ जाता है। इसका जो जनन भाग जो होते हैं वो काफ़ी दूर से हम देख के बता सकते हैं, लंबे डंडे की तरह से फूल के बीचों बीच से निकलते हैं। इस प्रकार से आपको ये बाकी की टेबल भी पूरी कर लेनी है। जैसे 5 में लिखा हुआ है अन्य, तो आप इसमें इसको 10 तक आप टेबल कर सकते हैं। अपने आसपास के अन्य कोई 5 पौधों के जो है आप नाम यहाँ पर भर सकते हैं। आपने जिन पौधों का अवलोकन किया उनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं पाई। क्या आप देख सकते हैं कि इन तीनों में क्या समानता है या क्या विभिन्नता है। बस देख के ही हम बता सकते हैं तीनों के पत्ते हरे हैं, ये समानता है। ठीक है। और क्या इनमें विभिन्नता क्या है। इनकी पत्तों की आकृति, घास की पत्तों की आकृति, घास के पत्ते थोड़े लंबे हैं, नुकीले हैं। तुलसी के पत्ते थोड़े छोटे हैं और गुड़हल के पत्ते थोड़े नुकीले होते हैं। और रंग भी इतना ज़्यादा हरा नहीं होता है, कहीं गहरा हरा, कहीं हल्का हरा, और कहीं पर थोड़े थोड़े पीले रंग के पत्ते भी होते हैं इसके, मौसम के हिसाब से। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली बात तो है कि पत्ता जो पौधा जो है वो लंबा है या छोटा है, या पौधे का जो तना है वो कठोर है या पतला है। उसके बाद विभिन्न आकृतियों के की पत्तों की आकृति अलग अलग हमें दिखाई दी। और जो पत्ते के तने थे, तने पर जो पत्ते थे उनका जो अभिविन्यास था, मतलब पत्ते तने पर व्यवस्थित कैसे थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ देखिए, यहाँ पर घास में तो एकांतर है, ठीक है, एक इधर, फिर थोड़ा सा आगे जाकर दूसरी तरफ पत्ता है। तुलसी में आमने सामने पत्ते हैं। और यहाँ पर
इस प्रकार का कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, जहाँ तहाँ पत्ते हैं गुड़हल में। तो इस तरह से फूलों के रंग, आकार और सुगंध में भी आपको विभिन्नता मिलेगी अलग अलग पौधों की। अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए। उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति की के प्रकार को तालिका 2.2 में दिए गए रिक्त स्थान पर अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो ये भी कोई ऐसा कोई मुश्किल कार्य नहीं है, सभी बच्चे इसको कर सकते हैं। आपको जो ये सारणी, ये तालिका आपको दिखाई दे रही है, इसमें एक तरफ जंतुओं के नाम लिखने हैं, स्थानीय भाषा में जो भी नाम है आप, जैसे कौवा है, कौवा कहाँ रहता है? वृक्ष पर रहता है। वो क्या खाता है? कीट खाता है। वो गति किस प्रकार करता है, मतलब चलता फिरता किस प्रकार से है? तो कौवा एक पक्षी है, उड़ता भी है और उसके वो पैरों से चलता भी है। और कोई अन्य कौवे की विशेषता अगर आपने नोट की हो तो जो कौवे होते हैं वो अपनी चोंच में छोटी मोटी आसपास से टहनी उठाए हुए भी हमें दिखाई देते हैं। अब अगर हम चींटी को देखें तो चींटी जो है मिट्टी और बिलों के आसपास रहती है, वो उसकी रहने की जगह है। जहाँ पर भी कोई जीव जंतु रहता है उस जगह को क्या कहते हैं? आवास। तो उसका जो भी रहने का स्थान है, आवास जो है उसका चींटी का, वो मिट्टी होती है, छोटे मोटे बिलों के अंदर रहती है, जहाँ भी कोई छोटा मोटा सुराख होता है वहाँ रहती है। इसके अलावा चींटी खाती क्या है? चींटी जो है पत्तियाँ, बीज और मरे हुए कीटों को खाती है। गति के प्रकार क्या है? चींटी जो है क्या वो उड़ती है? अगर उड़ती है तो यहाँ लिखिए उड़ती है। अगर चींटी चलती है तो लिखिए चलती है। और अगर कूदती है तो लिखिए कूदती है। तो आपको देखना है कि चींटी को आपने ध्यान से देखना है और उसकी गति लिखनी है यहाँ पर। फिर आपने कोई अन्य अवलोकन, तो चींटी के आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 6 पैर होते हैं। पाद का मतलब पैर, सॉरी। तो चींटी के 3 पैर एक तरफ होते हैं और 3 पैर दूसरी तरफ होते हैं। 6 पैर होते हैं चींटी के। तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं हैं? तो अगर हम देखें कौवा, चींटी और गाय का भी उदाहरण लिया है इसमें, तो इनके अंदर क्या समानता है? कौवा, चींटी और गाय के अंदर क्या समानता है? तो अगर हम देखें, आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं। तो क्या कौवा कहाँ रहता है? भूमि पर ही रहता है। और चींटी भी भूमि पर रहती है। और गाय भी भूमि पर रहती है। तो ये तो समानता हुई ना। और विभिन्नता क्या हुई? देखिए, कौवा जो होता है उसके तो 2 पैर होते हैं, चींटी के 6 पैर होते हैं और गाय के 4 पैर होते हैं। तो ये क्या हुई? विभिन्नता। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं, जबकि कुछ जीव जंतु वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी जो होते हैं वो वृक्षों पर रहते हैं, मछलियाँ जो है जल में रहती हैं, और मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। देखिए, अब ये तो हमें पता ही है कि पक्षी जो वृक्ष जो होते हैं वो भूमि पर होते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ों के ऊपर अपने घोंसले बना के रहते हैं। मछलियाँ कहाँ रहती है? सबको पता है पानी में रहती हैं। क्या मछलियाँ पानी से बाहर जी सकती हैं? नहीं जी सकती। लेकिन मेंढक जो है उसके बारे में खास बात है कि मेंढक जो है वो पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है। तो जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विभिन्नता है। देख लीजिए, जो कौवा है वो उड़ता है, गाय 4 पैरों पर चलती है, और जो मछली है वो पानी में तैरती है। तो गति में तो विभिन्नता है ही, भोजन में भी विभिन्नता है। जो कौवा है वो तो पेड़ पौधों से मिलने वाले चीज़ें भी खा लेता है, और रोटी भी खा लेता है, कीट मकोड़े भी खा लेता है। और चींटी को भी अगर हम देखें तो वो भी पौधों के पत्ते भी खा लेती है, बीज भी खा लेती है और कीट भी खा लेती है। तो इस तरह से खाने के मामले में तो अगर हम देखें तो कौवा और चींटी एक जैसे लगते हैं। तो क्या गाय भी इनके जैसी है? नहीं, गाय जो है वो कीट नहीं खाती, गाय घास खाती है। गाय जो है वो बीज खा लेती है विशेष प्रकार के, लेकिन वो कीटों को नहीं खाती है। तो इस प्रकार से जो है खाने पीने की आदतों के आधार पर भी जो जीव होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं। तो ये तो बड़ा मज़ेदार काम है, आप कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। जो जो भी आपने कौवा देखा है, चींटी देखी है, गाय देखा है,
सांप देखा है, कछुआ देखा है, मछली देखी है, वो आप उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं और सुंदर सुंदर रंग भरें उनके अंदर। अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार करें। तो ये काम है आपके लिए। आपको करना है आपके आसपास जो भी पौधे पाए जाते हैं, उनके सूखे हुए पत्ते या उनके सूखे हुए फूल, आपके आसपास कोई विशेष प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं जैसे तोता, मोर, चिड़िया, कौवा, तो आप को आसपास जरूर उनके गिराए हुए पंख मिल जाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो उनके पंख जो है आप अपनी नोटबुक में लगाकर उनके नाम नीचे लिखें कि ये पंख कौवे का है, ये पंख जो है मोर का है या चिड़िया का है। तो इस तरह से आप अपनी एक अच्छी सी स्क्रैप बुक तैयार कर सकते हैं। विद्यालय में जाते आते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधे और जंतु का नाम जोड़ें जिसे आपने पहले तालिका 2.1 या 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है। तो हम एक बार यहीं पर विराम लेते हैं और अगले वीडियो में पाठ के अगले हिस्से के बारे में बात करेंगे।